तुम नशे में बोल रहे हो। हाँ, तुम विस्की पीकर एक्टिंग कर रही हो और मैं ठर्रा। The film, neglected by their husbands, both women turn to each other. सीता नहीं है, फिल्म में नाम नीता है, नीता है, नीता है। 1 करोड़ बार मैं बोल रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, फिल्मों की कुछ गतियां होती हैं। पहली अनरिलीज्ड फिल्म, दूसरी रिलीज्ड फिल्म। फिल्म अगर रिलीज्ड हो गई तो हिट होती है या फ्लॉप होती है। लेकिन जब मैंने कहा बोल पवन सुत हनुमान की जय, तब तुम कुछ नहीं बोले। नहीं बोला? क्यों? इसलिए कि ये मेरा धर्म नहीं है। क्यों? तीसरी फिल्म होती है बाइकॉटेड फिल्म, जिसे जनता या दर्शक उस फिल्म का बहिष्कार कर देते, जो आज इन दिनों ट्रेंड चला हुआ है। और बहुत लोग इस तरह के ट्रेंड को सोशल मीडिया को जिम्मेदार मानते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ फिल्में ऐसी भी होती हैं जो सिर्फ दर्शकों की ही भावनाओं को आहत नहीं पहुंचाती, बल्कि सरकार की भी भावनाओं को आहत पहुंचाती है। 1930 मुक्ति उन्मुख अशांत कोलकाता। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन्हीं कुछ फिल्मों की जिसकी लिस्ट बहुत छोटी है, लेकिन उसने बहुत ही अपने जमाने में उसने बहुत बड़ा भूचाल खड़ा कर दिया था अपने कथानक को। मंत्रा को फर्स्ट प्राइज। और उन फिल्मों की लिस्ट के तह में जाएंगे तो मृणाल सेन, राज कपूर, मनोज कुमार, बहुत सारे ऐसे निर्देशक हैं जिन्होंने भी दर्शकों की भावनाओं को आहत पहुंचाया। तेरे रूप की न चाह, तेरे रंग का न भय, मैंने यही कहना है, तू भी बोल सियापति रामचंद्र की जय। तो बने रहिए हमारे साथ आज के इस दिलचस्प वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे उन फिल्मों की जिसने सरकार की चौखचे लाल कर दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पांडे और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें सबसे पहले नंबर पे स्वतंत्र भारत की एक ऐसी फिल्म थी जिस पर बैन लगा था, और वो बैन लगाया था देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस फिल्म को बैन किया था। मृणाल सेन की ये फिल्म महादेवी वर्मा की लघु कथा चीनी फेरीवाला पर आधारित थी। आइए समझते हैं इस फिल्म के कथानक को। निबिड़ आधार नेमे आशे छाया घन कालो रात। फिल्म में एक ऐसे भारत को दिखाया गया था जहां अमीर और सामाजिक रूप से उन्नत लोगों को वंचितों की परवाह ही नहीं थी। भले ही वह एक छत के नीचे यानी नीले आकाश के नीचे रहते थे, इसलिए इसका नाम नील आकाशीय नीचे, नीले आकाश के नीचे पड़ा। ऐसा माना जाता है कि ये फिल्म एक कम्युनिस्ट संदेश ले जा रही थी, जो नेहरू जैसे समाजवादी शासन के लिए बहुत ही असुविधाजनक थी। जब भारतीय साम्राज्यवादी सत्ता के अधीन रहे थे, तब भी सामाजिक रूप से आगे रहने वाले लोगों का बुर्जुआ व्यवहार के उसे नजरअंदाज किया नहीं जा सकता था। नील आकाशीय नीचे ने भारतीयों के बीच सामाजिक आर्थिक खाई की पृष्ठभूमि में स्वतंत्रता संग्राम का वास्तव में दस्तावेजीकरण किया। काली बानेर ने एक चीनी विक्रेता वांगलू की भूमिका निभाई, जो कोलकाता में चीनी रेशम बेचता था। अपने पति की अस्वीकृति के बावजूद स्वतंत्रता सेनानियों के लिए काम करने वाली एक साधारण गृहिणी बसंती के साथ उसका एक आदर्श रिश्ता था। वांगलू को घर और अपने बहन की याद आई जब उसने बसंती को देखा। वे दयालुता और उदासी का बंधन साझा करते थे, अकेलापन भी साझा होता था। पुलिस बसंती को गिरफ्तार कर ले जाती है। वो चीनी फेरी वाला बसंती के अपने देश के प्रति अटूट प्रेम से प्रेरित है, और बसंती का बलिदान
वांग लू को अपने लोगों के पास वापस जाने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, कथानक के अलावा भारतीय समाज का चित्रण और अमीरों का गरीबों के प्रति रवैया पंडित नेहरू के नेतृत्व वाली तत्कालीन सरकार को परेशान करने के लिए पर्याप्त था और इसी कारण से इस फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया। व्यापक प्रशंसा के साथ फिल्म के रिलीज होने से पहले ये प्रतिबंध लगभग 3 महीनों तक चला। बाताशे बाताशे बाजे तुमी सुनेछो। तो ये थी नील आकाशेर नीचे की कहानी और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और अगली कड़ी में हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक सबसे विवादित फिल्म बनी जिसे एक सांसद ने बनाया था और उस फिल्म का नाम था किस्सा कुर्सी का। अब मैं अपनी कैबिनेट की घोषणा करता हूं। हमारी कैबिनेट बहुत छोटी होगी। इस फिल्म ने इंदिरा सरकार की जड़ें हिला दी। बहुत बड़ा हाथ है। मिस रूबी डिक्साना को छद्म पद्मिनी की उपाधि प्रदान की जाती है। दोस्तों, फिल्म किस्सा कुर्सी का की कहानी इमरजेंसी पर आधारित। खुदान खा गया, कान खा गया, खान पान पकवान खा गया, लोगों का ईमान खा गया। यह फिल्म 1974 में बनी थी और 1975 में इस फिल्म पर बैन लगा दिया गया। जवाब है हमारा पड़ोसी मुल्क अंधेर नगरी। मीरा देवी, ये अंधेर नगरी उस नक्शे पर क्यों है? और इतना ही नहीं, इस फिल्म के प्रिंट को भारत सरकार ने जब्त कर लिया था। मेंबर लोग वोट तो हमारे साथ जरूर देंगे। 2 करोड़ रुपया काफी होगा। हर मेंबर 1 लाख रुपया मांग रहा है। दरअसल दोस्तों, आपातकाल के दौरान देश एक बड़े जेल में तब्दील हो गया था। और देश की बागडोर अप्रत्यक्ष रूप से संजय गांधी और उनके मित्रों के हाथ में चली गई थी। और दोस्तों, इस फिल्म की एक सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म को निर्देशित किया था अमृत नाहटा ने, जो बाड़मेर से सांसद थे। दोस्तों, इस फिल्म में जो सबसे दिलचस्प और मार्मिक किरदार था वो था शबाना आजमी का, जिन्होंने फिल्म में गूंगी जनता का किरदार निभाया था। इसमें क्या है हुजूर, मैंने तो वही किया है जो आज तक आप और आपकी सरकार करते आ रहे हैं। इस फिल्म में रिहाना सुल्तान ने इंदिरा गांधी के किरदार को निभाया था। दरअसल यही सबसे बड़ी फसाद की जड़ थी, क्योंकि उस वक्त सेंसर बोर्ड की यह मजाल नहीं थी कि वो इंदिरा गांधी के फैसले के खिलाफ जाकर फिल्म के हक में फैसला दे। मैंने आज ही काउंसिल की एक जरूरी बैठक बुलवाई है। उसमें तुम्हारी एक एक पोल खोलूंगी, तुम्हारी तस्वीर चकनाचूर कर दूंगी। ये सारे किस्से हो रहे थे तभी देश में आपातकाल लग गया और उस मौके का फायदा उठाकर संजय गांधी ने उस समय के तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ल को ये आदेश दिया। और आदेश देने के बाद दोस्तों, ये देखिए क्या हुआ। सेंसर बोर्ड के ऑफिस से उस फिल्म का प्रिंट गाड़ियों में लाद कर मारुति के फैक्ट्री के परिसर में पहुंचाया गया। मारुति फैक्ट्री के परिसर में इस फिल्म के प्रिंट को क्यों पहुंचाया गया? क्योंकि इस मारुति फैक्ट्री का जिक्र इस फिल्म में हुआ था। वाह 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 सेठ जी, जरूर बनाइए। हाँ, जरूर बनाइए। छोटी कार तो हमारा चुनाव निशान है। जी हाँ। हुजूर, सेठ जी बहुत बड़े इंजीनियर हैं। कार बनाना तो इन्होंने अपने माँ के पेट में ही सीख लिया था। चूंकि इस फिल्म में मारुति कंपनी का जिक्र था, इसलिए इस फिल्म के प्रिंट को मारुति कंपनी के फैक्ट्री के परिसर में ही जला दिया गया। दोस्तों, इमरजेंसी खत्म हुआ, इंदिरा सरकार जा चुकी थी, देश में जनता पार्टी की सरकार आ चुकी थी और उसी जनता पार्टी के टिकट से अमृत नाहटा साहब एक बार फिर से सांसद बने और उन्होंने इस फिल्म का निर्माण फिर से किया। लेकिन इस बार इस फिल्म के कथानक में थोड़ा चेंज किया गया। इस फिल्म के कथानक में ना इंदिरा गांधी थी और ना ही संजय गांधी थी, बल्कि इस फिल्म में एक प्रधानमंत्री का एक काल्पनिक किरदार गढ़ा गया, जिसे बखूबी निभाया था अभिनेता मनोहर सिंह जी ने। धोखा ना दो मीरा,
तुमने मुझे सड़क से उठाया ताकि मैं तुम्हारी कठपुतली बना रहूं और असल ताकत तुम्हारे हाथों में रहे। लेकिन दोस्तों, जब ये फिल्म रिलीज हुई तो ये रिलीज होते ही फिल्म फ्लॉप हो गई। लेकिन इस फिल्म का किस्सा अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि फिल्म के प्रिंट को मारुति परिसर में जलाया गया था। इसलिए यह मामला कोर्ट पहुंचा। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में यह केस चला और संजय गांधी और देश के सूचना प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ल पर यह आरोप तय किया गया और उन्हें सजा मिली। बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा और उसने सजा 1 महीना और जोड़ दिया और इस तरह संजय गांधी को 2 साल 1 महीने की सजा हुई। तो ये थी कहानी किस्सा कुर्सी का के बैन होने की। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं तो एक और फिल्म बनी थी बलराज साहनी अभिनीत फिल्म गर्म हवा। जाओ बेटा, अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। फिल्म गर्म हवा बलराज साहब के एक्टिंग की दृष्टि से ये सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। लेकिन दोस्तों, ये फिल्म बैन नहीं हुई थी, बल्कि इस फिल्म का विरोध हुआ था और वो विरोध किया था शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने। दोस्तों, इस फिल्म का विरोध कुछ इस रूप में था। जब हिंदी सिनेमा ने एक नए रूप में इसका विरोध देखा और वो विरोध था कि जैसे ही ये फिल्म रिलीज होगी हम सिनेमा घरों में आग लगा देंगे। बहुत हंगामे हुए, लेकिन अंततः फिल्म गर्म हवा रिलीज हुई। जो दूर से तूफान का करते हैं नजारा, उनके लिए तूफान वहां भी है यहाँ भी। विवादित फिल्म की बात हो और गुलजार साहब की फिल्म आंधी का जिक्र ना हो, जिसमें किशोर दा ने जो गाना गाया था, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं, तो नहीं शिकवा नहीं। इस फिल्म के लगभग सारे गाने बहुत ही लोकप्रिय हुए थे। सलाम कीजिए आली जनाब आए हैं, ये 5 सालों का देने हिसाब आए हैं। और दोस्तों, ये फिल्म भी बहुत विवादों में रही, क्योंकि फिल्म की कहानी इंदिरा गांधी के जीवन से बिल्कुल मिलती जुलती थी। लेकिन बहुत जल्द ही इस फिल्म का विवाद सलट गया, क्योंकि सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म में बहुत सारे ऐसे कट लगाए और फाइनली सारे कट को निकालने के बाद इस फिल्म को रिलीज किया गया। अजी, राजनीति में ये लेन देन तो चलती रहती है। और अगर उसने हमें बैठने को कह दिया तो आप मत बैठिएगा, खड़े रहिएगा। दोस्तों, विवादित फिल्मों की कड़ी को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो एक और चौंकाने वाला नाम आता है और वो नाम आता है राज कपूर साहब का, जिन्हें दुनिया शोमैन के नाम से जानती है। उन्होंने एक फिल्म बनाई थी सत्यम शिवम सुंदरम। और इस फिल्म को भी लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा था। राज कपूर साहब पर यह सीधा आरोप लगा था कि फिल्म के माध्यम से उन्होंने अश्लीलता फैलाई है। और यकीन मानिए, सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म में जीनत अमान का जो किरदार था और जिस तरीके से उस किरदार को पेश किया गया था, हिंदी सिनेमा का दर्शक कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि पर्दे पर वो इस तरीके से भी फिल्म को देख पाएगा। हिंदी सिनेमा के इतिहास में सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म बोल्डनेस की पराकाष्ठा थी उस वक्त। हालांकि वो पराकाष्ठा आज के डेट में देखा जाए तो वो कुछ भी नहीं है। आज तो ये बोल्डनेस हिंदी सिनेमा का एक अभिन्न अंग बन चुका है। और दोस्तों, जब इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं तो एक बड़ा ही चौंकाने वाला नाम हमारे सामने आता है और वो नाम है मनोज कुमार साहब का, जिसे दुनिया भारत कुमार के नाम से जानती है, जिन्होंने उपकार, पूरब पश्चिम जैसी बेहद उत्कृष्ट फिल्में हिंदी सिनेमा को दी। लेकिन उन्होंने भी अपने करियर के ढलान पर एक ऐसी फिल्म का निर्माण किया जिससे दर्शकों की भावनाएं आहत हुई। तुम नशे में बोल रहे हो। हाँ, तुम विस्की पीकर एक्टिंग कर रही हो और मैं ठर्रा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। और वो फिल्म थी कलयुग और रामायण। दरअसल इस फिल्म का नाम पहले कलयुग की रामायण था, लेकिन जब इतने विरोध हुए, हरियाणा, पंजाब,
में लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी रैलियां निकाली। तब जाकर इस फिल्म का नाम बदला और नाम हुआ कलयुग और रामायण। भाग चले पूरब की ओर। इस फिल्म के साथ भी जैसे आदि पुरुष के साथ हुआ, वैसे ही इस फिल्म के साथ भी वो हश्र हुआ। क्योंकि आदि पुरुष में हनुमान जी के किरदार को लेकर उड़ाया गया मजाक दर्शकों ने नापसंद किया, उसी तरीके से कलयुग और रामायण फिल्म में मनोज कुमार साहब ने भी चुप पे फटे हुए खेस, इस बार लंकेश सीता को उठा कर ले जाएगा ऋषिकेश। और इस फिल्म में भी रामायण के कुछ चरित्रों को लेकर इतना बड़ा मजाक उड़ाया गया था कि सीधे दर्शकों ने इसे नापसंद कर दिया और इसका एक पुरजोर विरोध हुआ। और दोस्तों, हम आपको यह बता दें कि इस फिल्म पर बैन नहीं लगा था, बल्कि सामाजिक रूप से एक पुरजोर विरोध हुआ था, क्योंकि दर्शकों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई थी, जिसका अभी हाल ही में हम लोगों ने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देखा फिल्म आदि पुरुष को लेकर। दोस्तों, विवादित फिल्म का जिक्र हो और दीपा मेहता के फायर का जिक्र ना हो तो शायद ये वीडियो अधूरा माना जाएगा। सीता नहीं है, फिल्म में नाम नीता है, नीता है, नीता है। 1 करोड़ बार मैं बोल रही हूँ कि नाम नीता है। जी हाँ दोस्तों, इस कड़ी में अगली फिल्म दीपा मेहता की फायर थी। Ungrateful fucking bitch. You're lucky I don't believe in violence. इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी शबाना आजमी और नमिता दास ने। और दोस्तों, ये फिल्म समलैंगिक संबंधों पर आधारित थी, जिसके लिए हिंदी सिनेमा का दर्शक बिल्कुल ही तैयार नहीं था। दोस्तों, इस फिल्म का पूरे देश भर में पुरजोर विरोध हुआ और जबरदस्त विरोध हुआ। दीपा मेहता पर यह आरोप लगा कि उन्होंने इस फिल्म के माध्यम से भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात किया है। अगर आप इसी वीडियो के माध्यम से हमारे इस चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप अपनी फरमाइश या कोई राय देना चाहते हैं तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है goldenmomentswithvijaypande@gmail.com। अब अपने इस दोस्त और होस्ट विजय पांडे को दीजिए विदा। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे हिंदी सिनेमा से जुड़े ऐसे ही कई नायाब किस्सों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।